नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नरेंद्र मोदी की इस वक्त की सबसे चर्चित तस्वीर देखी आपने? नरेंद्र मोदी का सबसे लेटेस्ट वीडियो देखा आपने? यह वीडियो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। आज ही नहीं, अगले कई दिनों तक मोदी का यही वीडियो ट्रेंड करेगा। यह वो जगह है जहां 100 में से 96 मुसलमान रहते हैं। आपने देखा होगा, जब छुट्टियों का मौसम चल रहा था तब लोग मालदीव्स जा रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। मोदी मालदीव्स नहीं गए, वो लक्षद्वीप गए, जहां 96% मुस्लिम पॉपुलेशन की रोजी रोटी का सवाल है। मोदी ने वहां पर जाकर अलग अलग तस्वीरें खिंचवाई ताकि लक्षद्वीप हिंदुस्तान के घर घर में पहुंच जाए। पब्लिक मालदीव से पहले लक्षद्वीप का राउंड लगाए। मोदी को वोट कितना मिलेगा यह मोदी भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता, क्योंकि चुनाव अभी 80 दिन दूर है। लेकिन एक बात सीधी समझ में आती है, और वो ये कि मुसलमानों को भी अगर रोटी, कपड़ा, मकान का सवाल है तो ये कमाल भी मोदी ही कर सकते हैं। जैसे एक कमाल इसी महीने हो रहा है, अहमदाबाद शहर में होगा और राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले होगा। बाकी बात इस रिपोर्ट में। दो बातें इम्पॉसिबल मानी जाती थी। नंबर 1, राम मंदिर बनकर रहेगा। नंबर 2, मुसलमान भी कभी मोदी को वोट देगा। 24 में राम मंदिर भी बन रहा है, तो क्या 24 में मुसलमान भी मोदी के साथ आने वाला है? मोदी राम मंदिर भी बनाएंगे, क्या 24 में मुस्लिम वोट भी पाएंगे? अगर हां, तो कैसे? मोदी की नई मुस्लिम नीति क्या है, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अमल में आ जाएगी? हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों के लिए मोदी एक वर्ल्ड वाइड टीजर लॉन्च करने वाले हैं। इस टीजर का पोस्टर यह है। पोस्टर पर पढ़िए क्या लिखा है। ऐलान मोदी। जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? ऐलान एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है हेलो। ऐलान मोदी का मतलब हुआ हेलो मोदी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ऐलान मोदी यानी हेलो मोदी कौन कहने वाला है, कहां कहने वाला है, डिटेल आगे देंगे। मगर उससे पहले यह जान लीजिए कि मोदी चुपचाप कुछ ऐसा करने वाले हैं कि 24 में पूरा का पूरा गेम बदल जाएगा। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को लक्षद्वीप की ये तस्वीरें यूं ही शेयर नहीं की हैं। इसके पीछे मोदी का एक हिडन मैसेज है। वो मैसेज क्या है, किसके लिए है? लक्षद्वीप में मोदी ने सिर्फ स्कूबा डाइविंग नहीं की, 24 में विरोधियों को डुबाने का पूरा प्लान रेडी कर लिया है। 5 दिन बाद 9 जनवरी को मोदी इस प्लान की पहली पिक्चर रिलीज करेंगे। फिर फरवरी के महीने में पूरा का पूरा गेम चेंज कर देंगे। जनवरी में मोदी कुछ ऐसा करेंगे कि 24 में 20% मुसलमानों का वोट सिक्योर कर लेंगे। प्रधानमंत्री ऐसा क्या करेंगे? जनवरी के साथ साथ फरवरी में मोदी कुछ ऐसा करेंगे कि मुसलमान तो मुसलमान 80% हिंदू वोट जोड़ लेंगे। प्रधानमंत्री ऐसा क्या करेंगे? मोदी ने 24 के लिए एक यूनिक फॉर्मूला बनाया है। हिंदुओं को भी बुलाया है, भाईजान को भी बुलाया है। मोदी ने कौन सा मास्टर प्लान बनाया है? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 9 जनवरी को मोदी अहमदाबाद में एक रोड शो करेंगे। जानते हैं इस रोड शो में मोदी के साथ कौन होगा? इस रोड शो में मोदी के साथ दिखेंगे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। मोदी यूएई के राष्ट्रपति को एयरपोर्ट से रिसीव करके साबरमती आश्रम ले जाएंगे। चुनावी सीजन में एक मुस्लिम देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ 7 किलोमीटर लंबा रोड शो करके मोदी हिंदुस्तान के मुसलमानों का बम्पर वोट बटोर लेंगे। फरवरी में मोदी इस प्लान का दूसरा वर्जन लॉन्च करेंगे। 13 फरवरी को अबू धाबी पहुंच जाएंगे, वहां भी एक बड़ा इवेंट करेंगे। यूएई के पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन से पहले 50,000 से ज्यादा हिंदुओं और मुसलमानों से सीधी बात करेंगे और इसका असर हिंदुस्तान के हर मुस्लिम मोहल्ले में होगा, हिंदू मोहल्ले में होगा। यानी जब यूएई में ऐलान मोदी होगा, तब हिंदुस्तान में भी ऐलान मोदी का ही शोर सुनाई देगा।
आपके पास है मोदी उड़े गारंटी। 9 जनवरी से 13 फरवरी के बीच 24 का सबसे बड़ा इवेंट 22 जनवरी को भी होगा, यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। सवर्ण, ओबीसी, दलित, आदिवासी, मोदी के रेनबो में राम मंदिर के नाम पर सारे हिंदू एक हो जाएंगे और लगे हाथों मुसलमान भी 24 में एक मुश्त वोट मोदी को ही दे जाएंगे। मगर यह कैसे होगा? कांग्रेस, आरजेडी, सपा, टीएमसी, आप सारे मोदी विरोधियों के नाम गिन लीजिए। 24 के लिए सबका फॉर्मूला मुस्लिम वोट पर ही आधारित है। 543 में से हिंदुस्तान की 80 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% या उससे ज्यादा है। पहले आपको स्टेट वाइज इनमें से कुछ सीटों का डेटा और वहां बीजेपी की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। यूपी को ही ले लीजिए। 19 के चुनाव में सहारनपुर में बीएसपी के हाजी फजलुर रहमान को 41% वोट मिले। बीजेपी यहां नंबर 2 रही, उसे 40% वोट मिले। यूपी के नगीना सीट पर बीएसपी 56% वोट के साथ नंबर 1 बनी। बीजेपी यहां भी 40% वोट के साथ नंबर 2 रही। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के एसटी हसन 50% वोट लेकर जीते। बीजेपी यहां भी 43% के साथ नंबर 2 रही। रामपुर में भी यही हुआ। सपा के आजम खान 52% वोट लेकर नंबर 1 और बीजेपी 42% वोट लेकर नंबर 2 रही। हालांकि बाद में आजम खान के डिस्क्वालीफाई होने के बाद रामपुर बाईपोल चुनाव में बीजेपी ने यह सीट जीत ली। बरेली, जहां 20% मुस्लिम है, वहां बीजेपी 19 में 53% वोट के साथ नंबर 1 रही। सपा 37% के साथ नंबर 2 रही। इसी पैटर्न पर शाहजहांपुर में बीजेपी 58% के साथ नंबर 1 और बीएसपी 35% के साथ नंबर 2 रही। संभल सीट पर सपा के शफीकुर रहमान बर्क 55% वोट के साथ नंबर 1 और बीजेपी 40% के साथ नंबर 2 रही। अमरोहा में बीएसपी के दानिश अली उस वक्त 51% के साथ नंबर 1 थे और बीजेपी 46% वोट के साथ नंबर 2 रही। मेरठ में बीजेपी 48% के साथ नंबर 1 और बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवार 47% के साथ नंबर 2 पर रहे। यानी यूपी के मुस्लिम बहुल सीटों पर 19 का ट्रेंड यही बता रहा है कि वहां बीजेपी या तो नंबर 1 पर रही या फिर नंबर 2 पर, और जिन सीटों पर मोदी की पार्टी नंबर 2 भी रही वहां भी वोट का अंतर ज्यादा नहीं था। वैसे जो इकोसिस्टम बीजेपी पर एंटी मुस्लिम पार्टी होने का ठप्पा लगाता है वो ये नहीं बताता कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने ऐसी 36 लोकसभा सीटें जीती थी जहां मुसलमानों की आबादी 20% है। बिहार को ही ले लीजिए। अररिया लोकसभा सीट पर बीजेपी करीब 53% वोट लेकर जीती। आरजेडी के मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ 41% वोट मिले। इसी तरह दरभंगा सीट पर बीजेपी 60% वोट लेकर जीत गई। आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी सिर्फ 33% वोट हासिल कर पाए। मधुबनी में भी यही हुआ। यहां तो बीजेपी 61% वोट ले आई, बाकी सारे सिंगल डिजिट में निपट गए। पूर्वी चंपारण में भी बीजेपी 57% वोट ले गई। पश्चिमी चंपारण में भी बीजेपी 59% वोट ले आई। यानी मोदी ने विरोधियों के मुस्लिम वोट बैंक में तब जबरदस्त सेंध लगाई। और ऐसा नहीं है कि मोदी पर मुसलमानों का भरोसा अचानक से बढ़ा है। यह ट्रेंड तो 14 से ही दिख रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2009 में जिस कांग्रेस को 38% मुसलमानों ने वोट किया था, 14 के चुनाव में उसे उतना ही वोट मिला, लेकिन बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। 2009 में 4% मुसलमानों का वोट पाने वाली बीजेपी को 2014 में 9% मुसलमानों ने वोट दिया, यानी कांग्रेस जस की तस रही। मुसलमानों के बीच मोदी का ग्राफ 5% बढ़ गया। प्यू रिसर्च के एक सर्वे में तो यह तक पता चला है कि 2019 में हर 5 में से एक मुसलमान यानी करीब 19% मुसलमानों ने मोदी की पार्टी को वोट किया। 19 में जिन मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी नंबर 2 रही, वहां मोदी को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस बीजेपी के वोट का ग्राफ थोड़ा सा और बढ़ा देना है और इसके लिए मुसलमानों को और ज्यादा करीब लाना है। नए साल के पहले हफ्ते में मोदी ने दक्षिणी राज्यों में जाकर यही किया और दूसरे हफ्ते का प्लान भी रेडी है। अहमदाबाद में यूएई के राष्ट्रपति के साथ रोड शो, और फिर फरवरी में अबू धाबी में 50,000 हिंदुस्तानियों के साथ मोदी का मिशन 2024। मोदी अपनी मुस्लिम नीति से विरोधियों की सारी रणनीति बिगाड़ देंगे।
सोचिए, मोदी एक साथ 20% मुस्लिम वोट जोड़ चुके हैं, 24 का पूरा कैलकुलेशन कर चुके हैं। जबकि दूसरी ओर राहुल और पूरी कांग्रेस पार्टी 14 जनवरी से शुरू होने वाली यात्रा को लेकर ही पहले दिन से कंफ्यूज दिख रहे हैं। पहले कहा राहुल भारत न्याय यात्रा निकालेंगे, अब कह रहे हैं ये न्याय यात्रा नहीं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगी। अब जो पार्टी खुद अपनी यात्रा के नाम को लेकर इतनी कंफ्यूज है, वो मोदी से कैसे लड़ेगी? शंखनाद तो नागपुर में हुआ था 28 दिसंबर को। है तैयार हम, हमारी जो रैली थी नागपुर में वो शंखनाद था 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। ये निर्णय लिया गया आज की बैठक में कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से जो हमने सफलता हासिल की थी, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर न केवल हमारे संगठन पर परंतु हमारे देश की राजनीति पर पड़ा, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको आगे ले चलना चाहिए। इसलिए इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। नोट करने वाली बात इस यात्रा के रूट मैप में भी है, क्योंकि राहुल उस अलीगढ़ से होकर गुजरेंगे जहां 19 में कांग्रेस को सिर्फ 4% वोट मिले थे और वो नंबर 3 पर थी। राहुल की यात्रा उस बरेली को टच करेगी जहां 19 में कांग्रेस को 6% वोट मिले, वहां भी पोजीशन नंबर 3 ही थी। राहुल उस अमेठी से गुजरेंगे जहां 43% वोट तो मिले, लेकिन खुद राहुल गांधी हार गए। राहुल उस प्रयागराज से भी गुजरेंगे जहां 19 में 3% वोट मिले, पार्टी भी नंबर 3 पर रही। राहुल उस वाराणसी से भी निकलेंगे जहां से मोदी सांसद बने और कांग्रेस सिर्फ 14% वोट ही बटोर पाई। राहुल की 24 वाली यात्रा के रूट मैप में कई सारे ऐसे लोकेशंस भी हैं जहां मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। इनमें बंगाल के भी 7 जिले हैं, मगर फिलहाल तो इंडी अलायंस उसी बंगाल में ही आपस में गुत्थम गुत्था करने में बिजी है। दीदी को भी मुस्लिम वोट चाहिए और अधीर रंजन चौधरी को भी मुस्लिम वोट चाहिए, और अब इस वोट बैंक के लिए दोनों एक दूसरे पर ही चोट करने लगे हैं। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज़्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। ये अकेला लड़ने का जो बात अधीर चौधरी जी ने बोला है, एक ही आंसर है। 2021 असेंबली इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़े थे और गवर्नमेंट फॉर्म किया, और कांग्रेस अधीर चौधरी का पार्टी सीपीएम से हाथ मिलाकर अलायंस करके वो लोग लड़े थे और 0 मिला, 0। तो इसके बाद वो कैसे ये सब बोल भी सकता है? पूरा भाजपा का एजेंडा लेकर, भाजपा का एजेंट बनकर अधीर चौधरी चल रहा है। विरोधी खेमे में जो हालात पैदा हो चुके हैं, उससे तो क्लियर है कि उनका हिंदू वोट तो टूटा ही टूटा, अब मुस्लिम वोट का सपना भी छूटा, और यहीं पर मोदी ने बड़ा खेल कर दिया है। इसकी तस्वीरें उस लक्षद्वीप से आई हैं जहां 96% मुस्लिम आबादी है। इस लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट पर 19 में एनसीपी को 48% वोट मिले, कांग्रेस को 47% वोट मिले। बीजेपी यहां कभी रेस में थी ही नहीं। 2014 हो या 2019, मोदी की पार्टी को यहां दोनों बार 200 वोट तक नहीं मिले। यहां सालों साल विरोधियों की ही सरकारें नहीं, मगर किसी ने लक्षद्वीप के मुसलमानों की सुध तक नहीं ली। वो काम मोदी ने किया है। लक्षद्वीप में कुछ घंटे रहकर ही मोदी ने यहां का पूरा नक्शा बदल दिया है। और अब मोदी कहते फिर रहे हैं कि कुछ दिन तो बिताओ लक्षद्वीप में, जहां 100 में से 96 मुसलमान हैं। मोदी को कोई ये नहीं कह सकता कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ हैं। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग
दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। और ये तस्वीरें उसका जीता जागता प्रमाण है। मोदी की इसी मुस्लिम नीति से 24 में बीजेपी की बड़ी जीत बहुत आसान है। नए साल को 4 दिन बीत गए, लेकिन इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। कांग्रेस बैठक करके अभी अपनी ही सीटें गिन रही है। पहले कांग्रेस अपनी सीटें गिन लेगी, फिर सहयोगियों को बताएगी कि इतनी मेरी सीटें हैं, इसके बाद जो बची हैं वो आपकी सीटें हैं, इसमें से आप बांट लो। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला कांग्रेस बनाएगी, क्या वो इंडिया अलायंस के बाकी सहयोगियों से मैच कर पाएगा? मामला फंस कहां गया है वो आपको दिखाते हैं। इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे को लेकर इतनी रार क्यों मची है? क्या दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और आप साथ आ पाएंगे? बंगाल में कट्टर विरोधी लेफ्ट के साथ तृणमूल कैसे सीट साझा करेगी? बिहार में नीतीश मानेंगे या फिर एनडीए में जाएंगे? इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों के बीच सीट बंटवारे की 31 दिसंबर की डेडलाइन भी खत्म हो गई है, लेकिन अब तक सहमति नहीं बन पाई। इंडिया अलायंस कह रहा है कि हम सब साथ हैं, लेकिन पार्टियों के बीच जुबानी जंग से साफ है कि सीट बंटवारे को लेकर पार्टियों में दरार और बढ़ रही है। इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों में भले ही सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, लेकिन कांग्रेस ने 375 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि वो 2 लोकसभा और 2014 के बाद हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर सीट मांगेगी। कांग्रेस ने 2019 में जो सीटें जीती हैं और जिन पर वो दूसरे नंबर पर रही है, उन सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा। कांग्रेस ने 2014 के चुनाव में 464 कैंडिडेट उतारे थे। 44 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 224 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही। 2019 में 421 उम्मीदवार उतारे थे। 52 सीटें कांग्रेस ने जीती और 209 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर थी। इस हिसाब से कांग्रेस 24 में 291 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। वहीं इंडी गठबंधन के प्रभाव वाले राज्यों में 85 से अधिक सीटों पर दावा करेगी। दरअसल कांग्रेस ने गठबंधन के प्रभाव वाली जिन 85 सीटों पर दावा किया है, उन्हीं को लेकर इंडी गठबंधन में सबसे ज्यादा रार मची हुई है। ये सीटें दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, केरल और तमिलनाडु की हैं। कांग्रेस भले ही 3 राज्यों में हार से कमजोर हुई है, लेकिन इंडी गठबंधन में शामिल वो एकमात्र नेशनल पार्टी है जिसकी पैन इंडिया में उपस्थिति है। वहीं इंडी गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियां 1-2 राज्यों में ही मजबूत हैं। 2019 में 13 राज्यों की लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से था। ये राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। इन 13 राज्यों में 172 सीटें हैं। कांग्रेस इनमें से 143 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही है। 3 राज्यों में कांग्रेस का मुकाबला रीजनल पार्टियों से है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना। इन चारों राज्यों में कुल 63 लोकसभा सीट है। 2019 में कांग्रेस इसमें से सिर्फ 4 पर ही जीत हासिल कर पाई थी। तेलंगाना में जहां कांग्रेस ने हालिया विधानसभा चुनाव जीता, उसका मुकाबला के चंद्रशेखर राव की बीआरएस से होगा। आंध्र प्रदेश में उसका मुकाबला जगन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस से होगा, जो बीजेपी की मौन सहयोगी रही है। और ओडिशा में यही नवीन पटनायक की बीजेडी और बीजेपी के बाद तीसरी बड़ी ताकत है। वहीं 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस और इंडी अलायंस में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारा होना है। इन 10 राज्यों को लेकर ही सबसे ज्यादा रार है। ये राज्य हैं यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, त्रिपुरा, केरल और जम्मू कश्मीर। इन 10 राज्यों में 297 सीटें हैं। कांग्रेस 2019 में इनमें से सिर्फ 36 सीटें ही जीत पाई थी। इन 10 राज्यों में सबसे ज्यादा तनातनी दिल्ली और पंजाब की सीटों को लेकर है।
दिल्ली और पंजाब को लेकर आप और कांग्रेस के बीच तीखे शब्दों की बौछार हो रही है। देखा जाए तो ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर सीटों का बंटवारा करना सबसे मुश्किल है। इंडी गठबंधन के दलों के बीच सबसे ज्यादा दरार भी यही दिख रही है। आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को खत्म हो चुकी पार्टी तक कह दिया। ये बयान किसी छोटे नेता का नहीं है, बल्कि पंजाब के सीएम भगवंत मान का है। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। इसके बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर आपके बयान पर पलटवार करते हुए भगवंत मान को जोकर तक बता दिया। बड़े गठबंधन में आने की जो एक तौर तरीके होते हैं, उसका एक कल्चर होता है, उसकी इनको समझ नहीं है। किसी के साथ भी काम करने की समझ नहीं है, चाहे दिल्ली के एलजी हो, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे गठबंधन हो, इनको किसी के साथ काम करने की आदत, तो आदत इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी सारी पॉलिटिक्स पूरी दुनिया पर उंगली उठाने की है। ठीक है, अब ये इस बात को नहीं समझते हैं। जब इन्होंने कहा, स्वाभाविक है जब ये कहेंगे कि एक थी कांग्रेस, तो कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो आएगी। लेकिन एक बात ये नहीं समझ रहे कि आने वाले समय में माताएं ये भी कहेंगी कि एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ में मिलती है। ये बता दे कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका 40% नेतृत्व जेल में हो और बाकी जाने को तैयार बैठा हो। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 8 और आपको 1 सीट मिली थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने एक तरफा जीत हासिल करते हुए 117 में से 92 सीटें जीत ली। वहीं कांग्रेस 18 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव के आधार पर देखें तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है, वहीं विधानसभा चुनाव के बाद आप हावी है। दिल्ली में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। यहाँ पर लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में सभी सीटें बीजेपी ने जीती। वहीं कांग्रेस 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। वहीं आप 18% वोटों के साथ 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने दिल्ली की 70 सीटों में से 62 सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस साफ हो गई थी। यानी यहाँ पर भी पंजाब वाली स्थिति बनी रही। वहीं जिस नीतीश कुमार ने मोदी विरोधी दलों को एक मंच पर खड़ा किया और इंडी गठबंधन बना, वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि वो जताते नहीं हैं। नीतीश कुमार को अलायंस का संयोजक तक नहीं बनाया गया। यही नहीं, ममता और केजरीवाल ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया, जिसके बाद नीतीश ने पहले जेडीयू पार्टी पर अपना कंट्रोल किया, फिर वो टिकट बांटने लगे। नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान संभालने के महज 5 दिनों के अंदर अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम लोकसभा सीट से जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष रुचि तंगुक को लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया। दरअसल यहीं से उन्होंने कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। 2019 में इस सीट से बीजेपी नेता किरण रिजिजू सांसद बने। वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। उस हिसाब से ये सीट कांग्रेस के खाते में जानी थी, लेकिन जेडीयू ने कैंडिडेट का ऐलान कर दबाव वाला दांव चल दिया है। पश्चिम बंगाल में भी सीटों का बंटवारा आसान नहीं होने जा रहा है। एक रैली में तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ इंडी गठबंधन पूरे देश में चुनाव लड़ेगा, मगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस या लेफ्ट पार्टियों से समझौता नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले बीजेपी का मुकाबला करेगी। इसके बाद खबर आई कि तृणमूल पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देगी। दरअसल तृणमूल 2019 के लोकसभा चुनाव के आधार पर ये बातें कह रही है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। 2019 में सिर्फ 3 सीटें छोड़कर ये चुनाव ममता बनाम बीजेपी हो गया था। तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस ने 5.67% वोट के साथ सिर्फ 2 सीटें जीती, जबकि 1 सीट पर वो तृणमूल के मुकाबले दूसरे नंबर पर रही। सीपीआईएम को 6.33% वोट मिले, लेकिन सीट एक भी नहीं। ममता इसी वजह से कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने की बात कह रही हैं। वहीं कांग्रेस 2009 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल के साथ हुए गठबंधन के आधार पर सीट मांग रही है। यही वजह है कि ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं। ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि हम गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे, हमें उनकी दया की जरूरत नहीं है। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज़्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में।
तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। 2009 में तृणमूल और कांग्रेस के साथ मिलकर बंगाल में लोकसभा चुनाव लड़ा गया था। इस दौरान कांग्रेस ने 14 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 पर जीत दर्ज की थी। वहीं तृणमूल ने 27 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 पर जीत दर्ज की थी। तृणमूल जहां 2019 को आधार मानकर कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दे रही है, वहीं कांग्रेस 2009 में हुए गठबंधन के आधार पर सीट मांग रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी भी कांग्रेस पर दबाव बनाने में जुटी है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में 0 से शुरू करना होगा। हमारी दावेदारी 23 सीट पर होगी। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर किसी को लगता है कि कांग्रेस को बाहर रखकर सीट शेयरिंग की चर्चा हो सकती है तो मैं कहना चाहूंगा ये सही नहीं है। कांग्रेस के बिना एमवीए और इंडिया अलायंस दोनों का ही कोई अर्थ नहीं बचेगा। हमारी पार्टी को शून्य पार्टी उस व्यक्ति ने कहा जिसने कभी खुद एक प्रखंड का चुनाव भी नहीं लड़ा। अच्छी बात यह है कि उन्हें बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, जिनको पूरे महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता गली और गांव के नेता दिखते हैं, उनको 24 घंटे में इस बात का एहसास हो गया कि कांग्रेस पार्टी शून्य नहीं है। यही मैं कल बोल रहा था। अभी 5 राज्यों को जो नतीजे आए थे, भले ही कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में हार गई, मिजोरम में भी हार गई, तेलंगाना में जीती, और ऐसा माहौल बनाया गया कि हम कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। लेकिन जब मतों का आंकड़ा आया तो साफ साफ दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर 4 करोड़ 81 लाख वोट हैं तो कांग्रेस पार्टी के पास 4 करोड़ 90 लाख वोट है। महाराष्ट्र के गठबंधन में सीटों का बंटवारा आसान नहीं है। वहां लोकसभा की 48 सीटें हैं। 2019 में शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 18 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को 1 और एनसीपी को 4 सीटें मिली थी। लेकिन शिवसेना में टूट के बाद अब शिवसेना यूटीबी के पास सिर्फ 6 सांसद ही बचे हैं। वहीं एनसीपी में टूट हो गई है। भले ही उसके सांसद कहीं नहीं गए हैं, लेकिन भतीजे अजीत पवार जा चुके हैं। ऐसे में शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी काफी कमजोर नजर आ रही है। कांग्रेस इसीलिए 26 सीटें चाहती है। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया अलायंस में शामिल सपा, कांग्रेस और रालोद के बीच सीटों का बंटवारा होना है। सपा ने कांग्रेस को 8 से 10 सीटें देने की बात कही है। वहीं रालोद और दूसरे दलों को 5 से 6 सीटें देने की बात कही जा रही है। कांग्रेस 15 से 20 सीट चाहती है। सपा ने जिन सीटों पर देने की बात की है वे वाराणसी, लखनऊ जैसे शहरी सीटें हैं, जहां कांग्रेस काफी कमजोर है। वहीं सपा 60 से 65 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर यहां भी पेंच फंसा है। यूपी का क्या हाल है वो समझ लेते हैं। यूपी में 80 सीटें हैं। 2019 में कांग्रेस 6.36% वोट के साथ सिर्फ सोनिया गांधी की रायबरेली सीट ही जीत पाई थी। वहीं 3 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर थी। वहीं सपा ने बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। सपा को 18.11% वोट के साथ 4 सीटें मिली थी। वहीं तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के साथ पहले से ही गठबंधन में है। ऐसे में यहाँ पर सीट शेयरिंग में समस्या नहीं है। हालांकि केरल, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में भी उसे इंडी गठबंधन के साथियों के साथ जूझना पड़ेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन की स्थिति में 350 सीटों से कम पर वो चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी कुल 543 में से 193 सीट वो छोड़ने को तैयार है। हालांकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस दबाव में है। यानी इंडी गठबंधन को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी कांग्रेस को ही देनी होगी। देखा जाए तो पिछले 4 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 400 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी है। 2019 में कांग्रेस ने 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 52 पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2014 में 464 सीटों पर चुनाव लड़ा और 44 पर जीत दर्ज की। 2009 में 440 सीट पर चुनाव लड़ा और 206 सीट पर जीत दर्ज की, जबकि 2004 में 400 सीटों पर चुनाव लड़ा और 145 सीटें जीती थी। एक और जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए फिर आएगा मोदी कैंपेन सॉन्ग लॉन्च करके 24 के चुनाव में उतर चुकी है, वहीं मोदी विरोधी इंडी गठबंधन अभी एक दूसरे को कोसने में ही लगे हैं। इंडी अलायंस में फैली कलह की वजह से ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कहना पड़ा कि गठबंधन में शामिल दल जीत के लिए काम करें, साथ ही अपने मतभेदों को भुलाएं और मीडिया में आंतरिक मुद्दे न उठाएं।